एक्सप्लेन किया था कि हम लोग ट्राइकोडर्मा कैसे बनाए और प्रोडक्शन होवे या उसका मल्टीप्लिकेशन होवे। लेकिन अगर हम लोग प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग हमारे खेतों में ही करें, जैसे कि सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट प्राकृतिक चीज़ जो हमारी मिट्टी को सुधार सकती है वह है गोमाता का गोबर। और जैसा हम लोगों ने गोमाता के गोबर के बारे में इस टेबल के माध्यम से डिटेल्ड में जाना था कि गोमाता के गोबर में कौन से सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, कितने प्रमाण में पाए जाते हैं, और अगर वह गोमाता का गोबर फ्रेश होवे, 6 महीना पुराना होवे या 1 साल पुराना होवे, तो इन सूक्ष्म जीवों की संख्या कैसे बढ़ती है या कुछ सूक्ष्म जीवों की संख्या कैसे कम होती है, इन बारों में हम लोगों ने चर्चा की है। और इसी गोमाता के गोबर में जिस तरह सूक्ष्मजीव होते हैं उसी तरह अलग अलग जो प्राणी हैं, जैसा हम लोगों ने इस विषय में भी बात की थी कि मुर्गी है, गोमाता है, भैंस है, बकरी है या सूअर है, और जो हर किसी के खेतों में पाया जाता है वह कीचुआ। तो इन सब प्राणी या जो भी लिविंग सिस्टम्स है, इनके माध्यम से जो भी गोबर मिलता है, जो भी ड्रॉपिंग्स मिलती है या जो भी वेस्ट हमें मिलता है, इनमें अलग अलग जो सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। तो उन सब सूक्ष्मजीवों में सुडोमोनास, बैसिलस, ऑर्थ्रोबैक्टर, फ्लैवोबैक्टीरियम, अल्कालिगन्स और स्ट्रेप्टोमाइसिस, यहाँ अगर हम लोग टेबल देखें, अभी अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में 10 से 15 सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। अगर हम लोग कुछ स्पेसिफिक फंगल कल्चर की बात करें तो फंगल कल्चर में ट्राइकोडर्मा है, मेटाराइजियम है, बिवेरिया है, वर्टिसिलियम है। उसी तरह जो बैक्टीरियल कल्चर है उसमें अजोटोबैक्टर होता है, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, पोटैश मोबिलाइजर होता है, सुडोमोनास और बैसिलस। मान लो ये जो 10-12 जो भी सूक्ष्मजीव है, इन्हीं सूक्ष्मजीवों के बारे में एग्रीकल्चर में चर्चा की जाती है या उनका उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर हम इन सब प्राणियों का गोबर या उनकी विष्ठा लेवे या उनका जो वेस्ट ड्रॉपिंग्स है वो लेवे, तो उनके माध्यम से हमें अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जैसा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि गौ माता के गोबर में ट्राइकोडर्मा पाया जाता है, गौ माता के गोबर में सुडोमोनास और बैसिलस पाया जाता है। तो यह गोबर में कौन से माध्यम से आता है, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है मिट्टी। क्योंकि जो भी पौधा, मान लो जैसा महाराष्ट्र में 3 तरह के चीजें
गोमाता को खिलाई जाती है या अन्य पशुओं को खिलाई जाती है। एक है गन्ना, दूसरा है मक्का और तीसरा है ज्वार। तो इन तीनों चीजों का जो डंठल रहता है उसका उपयोग इनके खानों में किया जाता है। लेकिन यह तीनों भी जो क्रॉप है, यह क्रॉप जब मिट्टी में हम लोग डेवलप करते हैं तो जो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वही इन पौधों में आते हैं, और वही पौधा जब खाया जाता है उसी के माध्यम से ये सारे प्रकार के जो सूक्ष्म जीव है वह गोबर में आते हैं। और मेरा ये मानना है कि इन सब सूक्ष्म जीव जो मिट्टी में मिलते थे उनकी जो संख्या है 1970 के बाद में या 1980 के बाद में इनकी संख्या बड़े पैमाने पे कम होने को शुरुआत हो गई थी। और उसका रीजन था जो रासायनिक खाद या केमिकल फर्टिलाइजर हम लोगों ने जो बड़े पैमाने पे उपयोग किया, उस वजह से ये सारे सूक्ष्मजीव कम होते हुए गए। और जैसा मैंने कहा है कि हमें 10 से 15 सूक्ष्मजीव पता है, हम लोग उनका उपयोग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव है, जैसा यहाँ इस टेबल में ऑर्थ्रोबैक्टर है, फ्लावोबैक्टीरियम है, अल्कालिगन्स है या स्ट्रेप्टोमाइसिस है। स्ट्रेप्टोमाइसिस बहुतांश लोगों को पता होता है क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है वह इस स्ट्रेप्टोमाइसिस से बनती है। तो ये जो 4 सूक्ष्म जीवों के नाम यहाँ पे अभी लिखे हैं, तो इनका भी रोल खेती में किसी भी पौधे को उसकी बढ़ोतरी, उसमें रोग और कीड़ प्रतिकारक क्षमता निर्मित के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन यह सूक्ष्मजीव तभी आते हैं जब जो पशुओं का या प्राणियों का जो खाना होता है वह ऑर्गेनिकली या नेचुरली ग्रो किया है, तो ही ये सारे सूक्ष्मजीव यानी फिर ट्राइकोडर्मा होवे, सुडोमोनास होवे, ऑर्थ्रोबैक्टर होवे या स्ट्रेप्टोमाइसिस होवे, ये सारे सूक्ष्मजीव अगर मिट्टी में है तो पौधे में आएंगे, अगर पौधे में है तो पेट में जाएंगे और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से गोबर में आ सकते हैं। और जिस तरह इन सुडोमोनास बैसिलस या ट्राइकोडर्मा का उपयोग हम सभी को पता है कि ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छा बायोफंगिसाइड है, सुडोमोनास और बैसिलस ये दोनों भी बहुत अच्छे फंगिसाइडल एक्शन देते हैं। लेकिन बैसिलस की कुछ स्पीसीज है जो फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर में काम करती है, और सुडोमोनास की कुछ स्पीसीज होती है जो पोटेशियम अपटेक में काम करती है। और अगर हम इन सब सूक्ष्म जीवों के अलग अलग रोल भी देखें, यानी यहां देखिए कि जो आर्थ्रोबैक्टर की हम लोग बात कर रहे थे, तो यह आर्थ्रोबैक्टर जिब्रेलिन जैसा जिब्रेलिक एसिड होता है, तो जिब्रेलिन नामक जो हार्मोन होता है, प्लांट हार्मोन होता है, जैसा प्लांट टिश्यू कल्चर की जो लेबोरेटरीज होती है, तो यह अलग अलग तरह के जो हार्मोन्स है, और स्पेसिफिकली जिब्रेलिक एसिड होवे या इंडोल एसिटिक एसिड, इन सब सूक्ष्म जीवों का प्रोडक्शन, इन हार्मोन्स का प्रोडक्शन यह ऑर्थ्रोबैक्टर जैसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह
मिट्टी में करते रहते हैं। और यहां अगर हम लोग देखें तो 1962 यानी 1962 यानी जिस समय हरित क्रांति हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, उसी समय का यह रिसर्च पेपर है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह ये सारे सूक्ष्म जीवों पे संशोधन हुआ है, 60 साल पहले साइंटिस्ट लोगों ने यह कहा था कि जो आर्थ्रोबैक्टर जैसा सूक्ष्म जीव है, ये सारे सूक्ष्म जीव गोबर में पाए जाते हैं और इन सूक्ष्म जीवों के माध्यम से पौधों की वृद्धि के लिए अलग अलग तरह के हार्मोन्स हमें मिलते हैं। और जैसा मैंने कहा है कि अज़ोटोबैक्टर हमें पता है, यहाँ पे आप देखिए कि आखिरी में ये लिखा है कि जिब्रेलिक एसिड नामक जो चीजें हैं जो अज़ोटोबैक्टर तैयार करता है, उसी तरह पौधे की वृद्धि के लिए लगने वाला जो हार्मोन है यह आर्थ्रोबैक्टर तैयार करता है। और जिस तरह आर्थ्रोबैक्टर का रोल है, उसी तरह फ्लैवोबैक्टर उस ऑर्गेनिज्म का भी रोल है इंडोल एसिटिक एसिड यानी प्लांट हार्मोन प्रोडक्शन करने के लिए। अब यह सब चीजें यहाँ पे लेने का जो रीजन है कि हम लोग, जैसा मैंने कहा है कि हमें 10 या 15 सूक्ष्म जीवों के नाम पता है, लेकिन अगर हम लोग गोबर की जांच करें तो बहुत बड़े पैमाने पे अलग अलग सूक्ष्मजीव हमें गोबर में पाए जाते हैं। और जैसा ये इन सब का जो उगम है, ये सब कहाँ से आते हैं, तो यह सारे के सारे जो भी आते हैं वह मिट्टी से आते हैं। और इसी वजह से आज दुनिया भर में जो भी काम चल रहा है कि हमें मिट्टी सुधार कार्यक्रम में इन्वॉल्व होना चाहिए, हमें मिट्टी को सुधारना चाहिए। और जो हर बार एक चीज कही जाती है कि हम लोग हमारे डाइट के बारे में सोचते हैं, हमें मिट्टी के डाइट के बारे में सोचना जरूरी है। और प्रकृति में सिर्फ मनुष्य का महत्व नहीं है, तो प्रकृति में अन्य पशुओं का, पंछियों का, अन्य सजीवों का भी बहुत बड़े पैमाने पे महत्व माना गया है। लेकिन जिस तरह से गोमाता की संख्या कम हो रही है, जिस तरह अन्य पशुओं की संख्या कम हो रही है, यह कहीं ना कहीं एक अलार्म है, यह एक इंडिकेशन है कि आने वाला समय बहुत भयंकर है। और अगर हम लोग इन चीजों पे आने वाले 50 सालों में अगर हम लोगों ने ख्याल नहीं दिया तो यह पृथ्वी, जो भी मनुष्य जहां भी रहेगा, जीने लायक कंडीशन नहीं रहेगी। और मैं ये चीजें सारी पब्लिकेशन के माध्यम से कह रहा हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अन्य पशु, अन्य पंछी और इन सूक्ष्म जीवों को जीवित रखना चाहिए। और इसका एक ही पर्याय है कि हमें रासायनिक खाद या जो केमिकल हम लोग आज यूज करने लगे हैं, अलग अलग माध्यम से केमिकल का उपयोग हो रहा है, वह जब तक कम होता नहीं है तब तक इन सब सूक्ष्म जीवों का हमें खेतों में मिलना बड़ा मुश्किल है। और
अलग अलग पौधों के माध्यम से भी हमें यह हार्मोन प्रोडक्शन करने वाले जो सूक्ष्म जीव है, जैसा हम लोग कहते हैं जिब्रेलिक एसिड है, इंडोल एसिटिक एसिड है, ये सब अलग अलग तरह के जो ऑक्सिन्स होते हैं या साइटोकाइनिन्स होते हैं, तो इन सब का प्रोडक्शन इन सूक्ष्म जीवों के माध्यम से ही होता है। और यह पाने के लिए हमें स्पेसिफिकली मिट्टी अच्छी होना बहुत जरूरी होता है। अभी उसी टेबल में जैसा ऑर्थ्रोबैक्टर और फ्लावोबैक्टीरियम के बाद में अल्का लिगन्स लिखा हुआ था, अगर वह टेबल हम लोग फिर से देखें, आर्थ्रोबैक्टर, फ्लावोबैक्टीरियम, उसके बाद में अल्का लिगन्स। तो यह जो अल्का लिगन्स है, इस सूक्ष्म जीव के माध्यम से हमें अमाइनो एसिड की प्राप्ति होती है, अलग अलग तरह के एंजाइम्स की प्राप्ति होती है। और जैसा इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर में कहा था कि जो भी, जैसा हम लोग खेतों में जो भी प्लांट रेसिड्यूज हम देते हैं, या सबसे बड़ा एग्जांपल जो इंडिया में हर साल दिल्ली या पंजाब के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो पराली जलाई जाती है, यानी जो धान खेती के बाद में जो बचा हुआ प्लांट रेसिड्यूज है जो जलाया जाता है, उसके जलाने के बाद जो भी पोल्यूशन जनरेट होता है, तो वह ना होवे उसके लिए वे अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहा गया है, जो कि प्लांट रेसिड्यूज में जो प्रोटीन पार्ट है, जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है, और जो लिपिड का पार्ट होता है, तो उस प्रोटीन का कन्वर्शन अमाइनो एसिड में करने के लिए इस अल्का लिगन्स का उपयोग पाया जाता है। और अभी जैसा मैंने ये भी कहा है कि हमें सिर्फ 10-15 सूक्ष्म जीवों का नाम पता है, और मैं पिछले 29 सालों से इन सब विषयों में काम चल रहा है, लेकिन आप मुझे भी पूछोगे तो 50 सूक्ष्म जीवों से ज्यादा नाम मुझे भी लेना कठिन जाता है। और गौ माता के गोबर में लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अगर मिट्टी में देखा जाए तो उससे भी कई गुना ज्यादा मिट्टी में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें मिट्टी सुधार कार्यक्रम में हर किसी किसान को इन्वॉल्व होना चाहिए, और इन सब सूक्ष्म जीव जिनकी वजह से हमें जो भी, जैसा हम लोग आज बात करते हैं कि हमें पुराने जमाने में जिस तरह की ज्वार की रोटी मिलती थी, बाजरे की रोटी मिलती थी, आज नहीं मिलती। तो उसका रीजन ये जो सूक्ष्म जीव है, अल्का लिगन्स है, आर्थ्रोबैक्टर है, या ट्राइकोडर्मा है, इन सूक्ष्म जीवों में ही वह ताकत है कि मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट है वह पौधे में ट्रांसफर करने का काम ये सारे सूक्ष्मजीव करते हैं। और जैसा हम लोगों ने गोमाता का गोबर होवे या मिट्टी होवे, उसमें का अलग अलग जो सूक्ष्मजीव है उसके बारे में हमने देखा, लेकिन एक चीज और भी हमें जो गोमाता से मिलती है वह है गोमाता का दूध। अब यहाँ पे गोमाता के दूध में भी कौन से सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, कितने प्रमाण में पाए जाते हैं, उस बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ देखिए, गौ माता के
या अन्य पशुओं के, स्पेसिफिकली यहाँ पे जो दिया है यह गोमाता का जो दूध है, तो उस दूध में सुडोमोनास और बैसिलस, लैक्टोबैसिलस। अब यह जो 3 नाम है, हम सभी किसान भाइयों को पता है कि सुडोमोनास का क्या महत्व है, बैसिलस का क्या महत्व है और लैक्टोबैसिलस का क्या महत्व है। और एक चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग यह चीज सामने आई है, जब यह सब रिसर्च हो रही थी, तो गोमाता के दूध में अगर सुडोमोनास है तो फिर हमें मार्केट से सुडोमोनास खरीदना चाहिए क्या? अगर गोमाता के दूध में बैसिलस है, लैक्टोबैसिलस है, तो हमें यह सूक्ष्मजीव बाहर से खरीदना जरूरी है क्या? और आप सभी किसान भाइयों ने, या स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में जो हमारे किसान भाई है, वे हर बार एक प्रश्न पूछते हैं कि हम सिर्फ ट्राइकोडर्मा के प्रोडक्शन के बारे में ही क्यों चर्चा करते हैं और ट्राइकोडर्मा पे हम ज्यादा से ज्यादा फोकस क्यों करते हैं। तो उसका बेसिक रीजन यह है कि जैसा आप सभी लोगों को मैंने अलग अलग तरह की जो स्लरी बनाने का जो कहा था, गोमूत्र की स्लरी हो, छाछ की स्लरी हो, ट्राइकोडर्मा की स्लरी हो, या केचुआ जो वर्मी वॉश है, तो इन सभी जो बैक्टीरियल प्रिपरेशंस होती है या फंगल प्रिपरेशंस होती है, उससे स्लरी बनाने का रीजन यही है कि इन सब चीजों में, जैसा यहां हम लोग देख रहे हैं कि दूध में भी हमें सुडोमोनास मिलता है, बैसिलस मिलता है, और उसी दूध से दही बनता है और उसी दही से छाछ बनती है और उसी छाछ की हम लोग स्लरी बनाते हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो 19% सुडोमोनास है, 13% बैसिलस है, 11% लैक्टोबैसिलस है। इसका मतलब यह है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40% तो ये सूक्ष्मजीव आपके दूध में है ही, और उसके अलावा भी अलग अलग सूक्ष्मजीव जो हमें पता नहीं है, वह सूक्ष्मजीव दूध में पाए जाते हैं। लेकिन एक चीज और देखिए कि इन सूक्ष्मजीवों का जो रिलेशन है वह क्लाइमेट से कैसा होता है। और नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज्यादा गर्मी होवे उस समय दूध जो फटता है, दूध जो खराब होता है, वह नॉर्मली बैसिलस की वजह से खराब होता है। और जब ठंड होती है उस समय जो भी दूध खराब होता है वह सुडोमोनास की वजह से खराब होता है। और यह अगर दूध में यह सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं तो उसी दूध का उपयोग हम खेतों में कर सकते हैं और मिट्टी सुधार कार्यक्रम में इसका बड़ा उपयोग हो सकता है। जैसा हम लोग वाशिम में, महाराष्ट्र में जब किसान भाइयों के प्रशिक्षण लेते हैं तो 99% किसान भाइयों को जब पहली बार यह पूछा जाता है कि अगर हम लोग 2 लीटर दूध हर सप्ताह खेतों में अगर देवे तो पौधे की वृद्धि होगी या नहीं। तो 99% किसान भाई अचंभित होते हैं कि दूध देने से
पौधा कैसे बढ़ेगा? तो वहां पे एक एग्जाम्पल मैं हर समय देता हूं। जिस दिन हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, उस समय उसका वजन 2 से 2.5 किलो का होता है, और वही बच्चा 6 महीना बाद में उसका वजन 4 किलो से 4.5 किलो होता है। अगर माँ का दूध पीकर बच्चे का वजन अगर 2 किलो तक बढ़ जावे, तो मुझे ऐसा लगता है, जैसा अभी यहाँ पे जो भी किसान भाई इटारसी से है, तो उनके यहाँ अभी गेहूं की फसल या चने की फसल, या आने वाले समय में मूंग की फसल ली जाती है। तो चने की फसल, इसमें अगर हम लोग दूध को प्रक्रिया करके यानी छाछ की स्लरी बना के अगर डाले, तो गेहूं का जो दाना है उसका वजन बढ़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने कहा है कि 2 किलो जो बच्चे का वजन होता है, जो 4 किलो हो जाता है 6 महीना में, सिर्फ माँ का दूध पीकर। तो इसी दूध का अगर हम सब हर सप्ताह अगर उपयोग करें, तो किसी भी पौधे की, सिर्फ गेहूं नहीं, चना नहीं, किसी भी पौधे की वृद्धि होने में एवं अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन पाने के लिए इसका उपयोग होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट दूध की जगह पे हम लोग दही बनावे, दही से छाछ बनावे, और उस छाछ का अगर स्लरी हम बनावे, तो हमें बहुत अच्छा परिणाम मिट्टी सुधारने के लिए होता है। तो सिंपल चीजें हैं, अगर हम लोग इन पर ख्याल देवे, तो मुझे ऐसा लगता है हम किसी भी तरह की मिट्टी हम आसानी से सुधार सकते हैं। लेकिन एक विषय है कि मिट्टी 1 साल में या 5 साल में सुधार नहीं हो सकती। 1960 से लेकर 2024 तक या 2025 तक जो हम लोगों ने केमिकल का उपयोग किया, ऑलमोस्ट ऐसा मानिए कि हम लोगों ने 60 से 65 साल केमिकल का उपयोग किया है। तो आने वाले कम से कम 50 साल मिट्टी सुधारने में लग जाएंगे। और कोई माने या ना माने, ये चीज 5-10 सालों में सुधरने वाली नहीं है। और कुछ स्लाइड्स एक्चुअली इसी प्रेजेंटेशन में आखिरी में है, मैं कुछ स्लाइड्स स्किप कर रहा हूं जो हम आने वाले समय में पढ़ेंगे, और ये स्लाइड मैं बाद में प्रेजेंट करता हूं। यह जैसा आज हम लोग देख रहे हैं कि पेस्टिसाइड के बहुत दुष्परिणाम है, लेकिन यह रिसेंटली पब्लिकेशन आया है कि सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, यानी मिट्टी और पानी के पोल्यूशन की वजह से हार्ट अटैक की जो दिक्कतें हो रही है, हार्ट फेल्यूर के जो प्रॉब्लम्स है, उनका रिलेशन मिट्टी के साथ में दिखाया गया है। यानी मिट्टी और पानी का पोल्यूशन हो रहा है, उस वजह से हार्ट डिसीजेस बढ़े हैं। और अगर यहाँ पे जो 3 सेंटेंसेस लिखे गए हैं, वह मैं यहाँ पे जस्ट पढ़ता हूं। एक्सपोजर टू केमिकल्स such as heavy metals, solvents, dioxins, and pesticides at workplaces through consumer products or indirectly via environmental contamination contributes endothelial dysfunction and cardiovascular disease। इसका मतलब जो
हेवी मेटल्स है, जो पेस्टिसाइड्स है, इनके संपर्क में अगर हम लोग आते हैं काम के माध्यम से, यानी आप एक इमेजिन कीजिए कि आप खेत में काम कर रहे हो, आपके खेत में पेस्टिसाइड का छिड़काव हो रहा है और उसका, जैसा हम लोग बोलते हैं गैस पॉइजन, बहुत आसानी से हम लोग यह वर्ड यूज करते हैं, गैस पॉइजन हम छिड़काव करते हैं। तो जब यह गैस पॉइजन छिड़काव किया जाता है तो उसी में से यह पेस्टिसाइड छिड़काव होता है और वही गैस हमारे नाक के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है और उसका रिलेशन हार्ट अटैक से है। और आज यहाँ जितने भी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित है, उनके सभी के गांवों में, जो भी छोटे छोटे गांव है, देहात है, आपने पिछले 5 सालों में, 10 सालों में यह चीज देखी है कि 20 साल, 25 साल या 30 साल के लड़के या लड़कियां हार्ट अटैक के वजह से उनकी डेथ हुई है। और इनका सबका रिलेशन मिट्टी की जो स्थिति है, मिट्टी का जो पोल्यूशन है, पानी का जो पोल्यूशन है, इससे उसका कोरिलेशन दिखाया गया है। और दूसरा अगर सेंटेंस देखे, इलनेस रिलेटेड टू केमिकल पोल्यूशन ऑफ द सॉइल, वाटर एंड एयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर an estimated 9 million premature deaths annually। यानी 90 लाख, 9 millions, 90 लाख डेथ एनुअली, प्री मैच्योर डेथ्स, यानी बच्चा पैदा होने से पहले ही 90 लाख जो डेथ्स है, उसका भी रिलेशन मिट्टी और पानी या हवा का जो प्रदूषण है वह है। और मेनली जो तीसरा जो सेंटेंस है वह सबसे भयानक है कि डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल थ्रेटन्स द हेल्थ ऑफ एटलीस्ट 3.2 बिलियन पीपल। यानी मिट्टी जो खराब हो रही है वह 320 करोड़ लोगों की सेहत पे असर कर रही है। 320 करोड़ लोगों की सेहत पर असर कर रही है। और एक चीज जो आने वाले समय में हम सभी को, आने वाले 50 साल के बाद में, कि 200 करोड़ लोग ऐसे रहेंगे कि जिन्हें पानी उपलब्ध नहीं होगा। यानी आप इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो कि अगर 8 दिन हमें पानी ना मिले नहाने के लिए, और तो क्या परिस्थिति हो सकती है। तो यह चीजें बहुत सीरियस है। अगर 320 करोड़ लोगों को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि मिट्टी का महत्व क्या है। और 200 करोड़ लोगों को आने वाले समय में पानी नहीं मिलेगा। जैसा आज दुनिया की जो पॉपुलेशन है 750 करोड़ से ऊपर जा रही है, उस 750 करोड़ में से 320 करोड़ लोगों को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं ड्यू टू सॉइल डिग्रेडेशन, और 200 करोड़ लोगों को आने वाले समय में पानी नहीं मिलेगा। और मैं इससे पहले भी एक चीज हर माध्यम से, हर सेशन में कहता हूं कि हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और उसका बेसिक रीजन यह है, जहां हम लोग खाना वेस्ट करते हैं इसका मतलब हम मिट्टी को भी वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसी मिट्टी से हमें खाना मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है हर कोई
जो आज की कक्षा में यहाँ उपलब्ध है, अपने अपने घरों में जो भी वेस्टेज निकलता है उस वेस्टेज को किस तरह से उसकी अपनी जगह पे कैसा जावे उसका ख्याल रखे। और खाना वेस्टेज का मतलब सिर्फ हम लोग जो दाल चावल वेस्ट है, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो हम लोग आदत पड़ चुकी है। लेकिन हमारे घर में किचन में जब मान लो हम आलू की सब्जी बनाते हैं तो प्याज कटता है, आलू का छिलका और प्याज का छिलका इसी तरह से फेंका जाता है। या अगर हम लोग गोभी की सब्जी बनाए तो गोभी का जो वेस्टेज निकलता है, मेथी की सब्जी बनाए तो मेथी का जो वेस्टेज निकलता है, वह वेस्टेज हम लोग ऐसे ही प्लास्टिक की बैग में डाल के वो फेंक आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वह भी वेस्टेज है और उन सब चीजों पर लोगों के सामने यह चीजें आना चाहिए कि वह जो वेस्ट है हम उसका कन्वर्शन भी खाद में कर सकते हैं और वह फिर से मिट्टी में जा सकता है, क्योंकि वो आया मिट्टी से है तो वो जाना भी मिट्टी में चाहिए। लेकिन हम लोगों की आदत है वो प्लास्टिक की कैरी बैग में डाले, फिर कचरा गाड़ी आएगी, वो कचरा गाड़ी में जाएगा और वही कचरा गाड़ी से जो वेस्ट डेपो है वहां पे जाएगा और वह फिर एयर पोल्यूशन करेगा। यानी मिट्टी से जो पौधा निकला है वह एयर पोल्यूशन में कैसा कंट्रीब्यूट करता है, इसका यह सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो हमारे घरों से रोज निकलता है। और आप सभी से मेरी एक विनंती रहेगी कि अपने अपने घर से कितना वेस्टेज निकलता है उस पे कंट्रोल कीजिए। हर घर से मिनिमम मिनिमम हर रोज 250 ग्राम से 500 ग्राम का वेस्टेज निकलता है। और वही वेस्टेज अगर 50% वही कम हो जावे तो हम लोग ये जो सारे प्रॉब्लम्स है ये प्रॉब्लम्स कम करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी ओम। बहुत अच्छा सर, और बहुत बहुत गहन जानकारियां मिली हम लोगों को। अब मैं पवन सर जी को बुलाता हूं कि पवन सर जी आमे। और जी धन्यवाद शरद जी। और आज मैंने अपना हैंड रेज जल्दी किया है इस उत्सुकता की वजह से, क्योंकि मैं यस और आज के हमारे मुख्य अतिथि का अभिनंदन करना चाहता हूं। सबसे पहले संतोष चौहान जी का, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने जो एक ग्लोबल वेबिनार किया था उसमें कई देशों के लोग जुड़े और उसमें भी कुछ हमें ऐसे लोगों से ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया गया था, उनके प्रश्न आए थे जहाँ पर इस पद्धति का दूसरे देशों में भी धीरे धीरे विस्तारीकरण की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और वहाँ से उसकी आवश्यकता और डिमांड और उनकी जो सामूहिक हमारी जो समस्याएं हैं उसके निदान के रूप में फार्म लैब एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में निकल के आ रहा है। इसके लिए संतोष चौहान जी को मैं पुनः बधाई देना चाहता हूँ। और यही नहीं, अब अगले सप्ताह से 5 तारीख से डॉक्टर चौहान की नियमित 1 माह के लिए उनका उद्बोधन हमारे नाइजीरिया के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वहाँ के किसान हैं, वहाँ का कृषि विभाग है और वहाँ के जो अधिकारी हैं और यहाँ तक के वहाँ के मिनिस्टर भी उस चीज़ में हो सकता है कि सम्मिलित होंगे। पुनः डॉक्टर चौहान को और हमारे इस एसोसिएशन को, जिसमें हमने साथ मिल करके काम करने का एक बीड़ा उठाया है, एक काम करने के लिए तरफ हम बढ़ने की तरफ अग्रसर हुए हैं, उससे जुड़े हुए सभी लोगों को, डॉक्टर चौहान, उनकी सारी टीम और सारे योगाहार परिवार का मैं पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। और जब मैं आज सवेरे डॉक्टर चौहान की बात सुन रहा था तो मैंने मन में ये बात आ रही थी कि हमारे इस कार्यक्रम को शुरू कितना समय हो गया।
तो मैंने जो डॉक्टर चौहान के जो पुराने लेक्चर्स हैं और जो रिकॉर्डिंग्स हैं उसको देखा, और यह मैंने पाया कि हमारी शायद पहली कक्षा 6 जुलाई को स्टार्ट हुई थी, और 6 जुलाई से अब तक के हमारे 4 महीने का समय पूर्ण हो गया है। उस 4 महीने में हमारी कितनी प्रगति हुई है, हम कितना आगे बढ़े हैं, कितना हमने अचीव किया है, क्या चीज़ें हम समझ पाए हैं, क्या चीज़ें करने में कठिनाई हुई है, इस विषय पर भी आने वाले समय पर मेरा अनुरोध रहेगा डॉक्टर चौहान से कि हम इसी योगाहार मंच के किसी एक दिन या अगले शनिवार को हम इसके ऊपर एक प्रश्नोत्तरी, एक एक्सपीरियंस शेयरिंग और अपने जो कार्य हमारे हुए हैं, जहाँ जहाँ पर जो कार्य हुए हैं उसकी प्रगति का भी अवलोकन कर लें। मेरे ख्याल से 4 महीने का समय एक बहुत अच्छा समय है, जहाँ पर प्रति सप्ताह, लगभग हर एक सप्ताह आप आकर के करीब 16 वक्तव्य अभी अब तक के हो गए हैं, जो कि इस मंच के माध्यम से हुए हैं। तो हम इस विषय पर आगे अपना मूल्यांकन कर लें, अपने आपस में बातचीत कर लें, अपने अनुभवों का आदान प्रदान कर लें, तो ये भी फिर हमें स्पष्ट होगा कि हम हमारी प्रगति और उस प्रगति के आगे बढ़ाने वाले कारक, या उस प्रगति में कहीं पर नहीं हुआ है, कोई कार्य नहीं हुआ है, तो उसको भी कारण को हम समझने का प्रयास करें। तो अपना स्वयं का मूल्यांकन करने का एक अवसर अगर मिलता है तो शायद हम हमारी प्रगति आने वाले समय पर और ज़्यादा तेजी से होगी। एक तो ये मेरा अनुरोध है, इसके बारे में सदन विचार करें, और जैसा फिर सबकी इच्छा है उसके आधार पर हम इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ें। जहाँ तक के अब सूक्ष्म जीवों की जो हमारी पद्धति है और जो हम कार्य कर रहे हैं, उससे संबंधित पिछले सप्ताह हमने उससे संबंधित खतरों और उससे संबंधित जो चीज़ें जो हमें ज्ञात नहीं है उसके बारे में भी चर्चा की थी। तो ये जो हमारा कार्य है, इसको हम इस तरह से समझते हुए कि हमें अपने चीज़ों में किस किस तरह की सावधानियां बरतनी है, कितना उससे सावधान रहना है, क्योंकि केमिकल तो एक ऐसी चीज़ है जिसको कि जो कि जीवों को मारता है, लेकिन बैक्टीरिया एक ऐसी चीज़ है जिसका कि हम दुरुपयोग नहीं हो और उसमें सेफ्टी बरती जाए, और उसका आने वाले समय में किसी भी प्रकार का कुछ ऐसी स्थिति नहीं बने, इसके लिए भी हमें अपने कार्यों को अच्छी तरह से रखना है। तो हर एक चीज़ की अपनी एक सावधानियां हैं, उसको कार्य करने का एक तरीका है, उस तरीके के अनुसार ही हमें समय समय पर अपने आप को चेतने की ज़रूरत है, और उसके आधार पर ही हमें काम करने की ज़रूरत है। तो इन विषयों पर भी अगर हम बातचीत करते हैं, और एक चीज़ और इन्होंने अभी डॉक्टर चौहान ने बताई थी पिछले महीने, कि हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों की जो वजन है और उसका मास है वो कितना होता है, और कौन से पार्ट में वो ज़्यादा व्याप्त रहते हैं। तो इस विषय पर मेरा प्रश्न भी है कि उसके बारे में और अगर प्रकाश डालेंगे कि हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म जीव कौन से पार्ट में ज़्यादा रहेंगे। वैसे तो रहेंगे हर एक जगह पर, लेकिन क्या हमारे ब्लड में वो सबसे ज़्यादा मिलेंगे, क्या हमारे मांस में सबसे ज़्यादा होंगे, और उसके बारे में उनका क्या अनुभव है। और हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन जो हमारा दिमाग है, वो भी फ्लैश ब्लड से बना हुआ है, न्यूरॉन से बड़ा हुआ है। तो वहाँ पर माइक्रोब्स और हमारे ये जो सूक्ष्म जीव हैं, वो किस प्रकार से उनकी क्रिया रहती है, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, और हमारे मन, मस्तिष्क, दिमाग को और हमारी क्रियाओं को कैसे वो प्रभावित करते हैं। इस विषय पर जो भी अनुसंधान हुए हैं, जो भी आपका अनुभव है, उसके बारे में आप बताएंगे तो हमें यह समझने में शायद और अच्छा पता लगेगा कि सूक्ष्म जीव केवल बाहर ही नहीं है, जो हमारे अंदर है, और उनकी क्रिया और उसकी वजह से हमारी प्रतिक्रियाएं किस प्रकार से होती है, हमारे व्यवहार को क्या वो प्रभावित करते हैं, हमारी सोच को क्या वो प्रभावित करते हैं, क्या उससे हमारी सोच सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है, या उसके लिए आपका क्या विचार है। यह प्रश्न मन में आ रहा है, क्योंकि जो चीज़ हमारे अंदर है और वो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हमें प्रभावित करती होगी, और हमारा प्रभाव उसका प्रभाव दूसरे लोगों पर भी पड़ता होगा, शायद शब्दों के रूप में, विचारों के रूप में,
या और भी जो चीज़ें हैं, तो इसके बारे में मैं स्पष्ट नहीं हूँ। तो इसके लिए भी मेरा अनुरोध है डॉक्टर चौहान से कि इसके ऊपर भी आप अपनी बात रखें। जी धन्यवाद। सर, आपने जो एक्चुअली सवाल पूछा है कि हमारे अन्य सभी जो शरीर के भाग है वहाँ कौन से या कितने प्रमाण में सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। एक्चुअली मेरा ये, जैसा अभी मैंने ये कहा कि सबसे पहले वह सूक्ष्मजीव आता है मिट्टी से, वो आता है पौधे में, और वही पौधा हम लोग, मान लो जैसे हम लोग मेथी खा रहे या पालक खा रहे या आलू खा रहे, तो इसके माध्यम से ही हमारे शरीर में सूक्ष्मजीव जाते हैं। लेकिन एक जो चीज आज हुई है, मैं यहाँ जितने भी गणमान्य हैं, मैं उन्हें एक चीज आप सोचिए सब लोग, कि हम जब खाना खाते हैं तो सच में हम कितना प्रतिशत भोजन करते समय अटेंटिव होते हैं, क्योंकि हमारे मनों में कुछ दूसरे विचार चलते हैं और कुछ लोग तो निगल जाते हैं, यानी चबाते नहीं है। यानी खाना चबाकर खाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी सलाइवरी सिस्टम्स है, जैसा हम लोग मराठी में लाड़ कहते हैं, या जो सिक्रीशन हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, उस सलाइवा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हर चीज को अच्छे से डाइजेशन सिस्टम में काम करने के लिए। और यह सब चीजें चबाकर अच्छे से खाकर जब डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज्यादा सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, और वह बेसिकली इसी माध्यम से हमारे शरीरों में जाते हैं। और इसका एक महत्व है कि हमें भगवान की दया से इंडिया में अलग अलग चीजें खाने को मिलती है। जैसा अगर मैं सब्जियों के नाम लूं तो कम से कम 50 तरह की सब्जियां हमें खाने को मिलती है। और वही अगर हम यूरोप चले जाए, अमेरिका चले जाए, तो हमें वहां पे विविधता नहीं मिलती है सब्जियों में। और इन सब चीजों के विविधता के माध्यम से ही हमें सूक्ष्मजीव मिलते हैं। लेकिन बड़े लोगों को एक ही आदत होती है कि आलू की सब्जी या नहीं सिर्फ आलू की सब्जी। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग अलग अलग चीजें, यानी हमें, जैसे दाल के 5 प्रकार है, तुअर की दाल है, चने की दाल है, मसूर की दाल है, उड़द की दाल है, मूंग की दाल है, उसके बाद में राजमा है। तो इन सभी चीजों के माध्यम से हमें अलग अलग तरह के सूक्ष्मजीव मिल सकते हैं, और वह अच्छी तरह से चबा के खाएंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा। लेकिन जो सर आपने जो सवाल पूछा कि ब्रेन, ब्लड, तो अलग अलग तरह के सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, पर कौन से हैं, कितने प्रमाण में होते हैं, और उनका जो रोल है, जो ह्यूमन पैथोलॉजी है, उसके बारे में मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वह जो विषय है मैंने कभी देखा नहीं है। पर मैं आने वाले समय में ह्यूमन ब्लड है या अलग जो सिस्टम्स है, बेसिकली एक चीज और भी देखी गई है कि जो मॉस्किटो के प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी मुझे यह चीज आज तक पता थी कि हमारे स्किन के ऊपर जो पसीना आता है, उस पसीने की स्मेल की वजह से या तो मॉस्किटो आता है या नहीं आता है। और अभी रिसेंटली ये भी पता चला है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मच्छर का भी रिलेशन है। तो यह जो सारी चीजें हैं, यह जैव विविधता के बेसिस पे सूक्ष्मजीव हमें हमारे शरीर में मिलते हैं, और इसी वजह से अलग अलग तरह की चीजें भी खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज कही जाती है कि हर समय अलग अलग तरह के फलों का आहार भी लेना, जैसा समर है तो आम है, या अगर अगस्त सितंबर का महीना है तो सीताफल है। तो इन फलों के भी खाने के समय होते हैं। जामुन
साल भर नहीं आता है, पर जामुन जिस समय भी आता है तो जामुन का सेवन होना जरूरी है, अमरूद का सेवन होना जरूरी है, गन्ने का सेवन होना जरूरी है। और यह हम लोगों ने हमारे बचपन में देखी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज हम सभी, जो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां है, वह यह चीजें ना खा के यह सब सूक्ष्म जीवों का जो डाइवर्सिटी है वह कम होते जा रहा है जीवों। जी डॉक्टर चौहान, एक और मेरा जो प्रश्न था वो आपने जो पहले बताया था, मैं इसको फिर से पूछ रहा हूँ कि हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों की कुल वजन या मास ये कितना होगा, एक बार फिर से आप रिपीट कर देंगे? सर एक्चुअली वजन के बारे में तो हम लोग थोड़ा सा क्या होता है कि इनकी संख्या के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म जीवों को वजन में तोलना थोड़ा कठिन जाता है। लेकिन एग्जैक्ट कितना है वह सारे आंकड़े मैं आने वाले समय में आपको दिखा पाऊंगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि यह उसका काउंट की हम लोग बात कर सकते हैं, वजन की बात थोड़ा कठिन है। ओके, डॉक्टर भट्ट ने कहा है कि इट इज 1.5 kg। डॉक्टर विनोद भट्ट जी, आप ही आप एक इसके ऊपर अगर विस्तरित कहे तो सभी को पता चलेगा। या डॉक्टर भट्ट, आप भी अपने कमेंट्स दे दीजिएगा इसमें, जो वेट है या मास है। जी नहीं, नमस्कार। वो इसमें एक्चुअली जनरली वो एक से 2 किलो के बीच में बोलते हैं, तो इसलिए मैंने एवरेज लिखा है। पर इसका वही जो आप कह रहे हैं कि प्रमाण जो है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत आसान नहीं है इसको मेजर करना। तो इसलिए, क्योंकि सूक्ष्म जीव का कोई वेट तो होता नहीं है, वो उसको आप एक्यूमुलेट करके वो करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेट 1.5 किलो के करीब बताया जाता है। मेरा जो, जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने जो पढ़ा है, तो यही है। बाकी तो आपको तो इतना विस्तृत ज्ञान है कि क्या बताएं। तो ये बड़ा मुश्किल है वैसे कहना, आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एस्टिमेशन है कि 1.5 किलो के करीब। जी, धन्यवाद। क्योंकि एक चीज मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, जैसा हम लोग मेटाराइजियम को चावल के माध्यम से हम लोग बढ़ाते थे, और जैसा 1 किलो चावल पे हमें 72 ग्राम यानी 72 ग्राम मेटाराइजियम की पाउडर मिलती थी, जो हम एनसीएल में प्रोडक्शन करते थे। तो चावल के ऊपर मेटाराइजियम बनता था, और एक माइक्रो हार्वेस्टर करके मशीन आता है, उस मशीन के माध्यम से चावल सेपरेट हो जाता था और मेटाराइजियम सेपरेट होता था। तो 1 किलो चावल के ऊपर वह जो 72 ग्राम मेटाराइजियम जो बनता था, तो उसमें का 4 ग्राम सूक्ष्मजीव, सिर्फ 4 ग्राम, यह 4 ग्राम सूक्ष्मजीव हम लोग 1 एकड़ में यूज करते थे। तो आप सोच सकते हो कि 1 किलो से 72 ग्राम मेटाराइजियम मिलता है, इसका मतलब 18 एकड़ का मेटाराइजियम 1 किलो चावल पे बन सकता है। और उसमें भी हम लोग 72 ग्राम सेपरेट करते थे, और उस 72 ग्राम में से जो चावल को लगा हुआ रहता था, वह चावल का मेटाराइजियम भी, क्योंकि पूरी तरह से नहीं निकलता है, 2 से 5% मेटाराइजियम चावल पे जड़ा हुआ रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ 4 ग्राम का डोज भी 1 एकड़ के लिए बहुत हो जाता था। और हम लोगों ने यहाँ, जैसा इटारसी में जब हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो मैंने उस समय दिखाया था कि इनॉकुलेशन नीडल में जो 3 से 4 मिलीमीटर का जो छेद होता है, उस छेद में जितना ट्राइकोडर्मा लिया,
तो पूरा प्लेट भर जाता है। जैसा गौर जी ने प्लेट दिखाई थी कि उन्होंने वह निडल में से प्लेट पे इनोकुलेट किया और वो प्लेट पूरा भर गया। और वही प्लेट जैसा 85 मिलीमीटर का है, वही प्लेट अगर 85 मीटर का भी होवे तो ट्राइकोडर्मा वो 85 मीटर भी कवर कर जाए, 1 साल के बाद करे या 2 साल के बाद करे। तो कहने का मतलब यह सूक्ष्मजीव भी, उसको जैसा खाद मिलेगा वैसा उसका वजन बढ़ता जाएगा, लेकिन वजन की जगह यह नंबर में अगर देखा जाए तो सही रहेगा। जी ओम। जी ओम, बहुत अच्छी जानकारी चल रही है सर, और बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्मतम की जानकारी हमारे सदन को मिल रही है। और हम लोग, किसान लोग जो इसमें जुड़े हैं, वह भी इस बात को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि कितने बृहद रचना है इस परमपिता परमेश्वर की, और उसमें से भी कुछ चीजें समझने में हम समर्थ हो रहे हैं। यह आपकी बड़े एक तरह से हम लोगों के ऊपर कृपा ही है। आदरणीय राकेश गौर जी ने हैंड रेज किया है, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आए और प्रश्न करें। राकेश गौर जी जी, सदन में ओम सभी को प्रणाम मेरा। सर मेरा थोड़ा सा सुडोमोनास के ऊपर प्रश्न था। क्या सुडोमोनास बैक्टीरियल कल्चर है या फंगल कल्चर, और इसका मुख्य काम क्या है, और इसका मीडिया क्या है? ये 3 चीजें का प्रश्न था सर मेरा। सुडोमोनास यह बैक्टीरिया है, और सुडोमोनास अलग अलग तरह के, जैसा जो फंगल कल्चर की जो बीमारी आती है वो फंगल कंट्रोल करने का काम यह सुडोमोनास करता है। अलग अलग तरह के मेटाबोलाइट यह सुडोमोनास डेवलप करता है। और मैंने जैसा अभी एक स्लाइड में जो आपको कहा है कि गोमाता का जो दूध है या भैंस का जो दूध है, उस दूध में ही सुडोमोनास पाया जाता है। तो दूध से बेहतर मीडिया और कौन सा नहीं है। तो आप सिंपल दूध यूज कीजिए, उसमें आपको सुडोमोनास मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सुडोमोनास अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो 1 लीटर पानी में सिर्फ 20 ml दूध लगता है। 1 लीटर मीडिया में 20 ml दूध लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। उसके साथ में थोड़ा बहुत आप शक्कर डालिए, जैसा 20 ग्राम दूध और 20 ग्राम शक्कर। और जो हम लोगों ने 20-20-20 का जो फॉर्मूला कहा था, तो वही याद रखना है। 1 लीटर पानी में 20 ml दूध, 20 ग्राम शक्कर। और जैसा आपको ग्लिसरीन अगर पता है, ग्लिसरीन अगर आपको मिलता है मार्केट में, तो आप ग्लिसरीन यूज कर सकते हो। 20 ml ग्लिसरीन डालना है। तो ये 3 चीजें डालोगे तो आपका सुडोमोनास अच्छी तरह से बढ़ जाएगा। सिर्फ इतना ही है, कभी कभी 20 ml ग्लिसरीन, या एक्चुअली ग्लिसरीन को ग्राम में देखना चाहिए, 20 ग्राम ग्लिसरीन। 20 अगर डालने के बाद में ग्रोथ थोड़ा बहुत नहीं लगता है तो 20 की जगह 10 ही यूज करना चाहिए। और यह 3 चीजों से आप सुडोमोनास को अच्छी तरह से मल्टीप्लाई कर पाते हो। और एक चीज, अलग अलग जो आटे हम लोगों ने कहे हैं, तो इन आटों के ऊपर जो परत आती है, उस परत की वजह से भी सुडोमोनास बढ़ता है। यानी आप देखोगे स्लरी बनने के बाद में जो स्लरी है, उस स्लरी में ही सुडोमोनास बन जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आप स्पेशली कुछ ना करें तो भी चलेगा। आप सिर्फ स्लरी, और स्लरी में जो अलग अलग तरह के आटे हैं, जैसा गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, चावल है, मूंग की दाल है, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हर समय चेंज करते रहिए, आपको सुडोमोनास मिलता रहेगा।
और स्लरी में अगर आप स्पेशली जब स्लरी आप मिट्टी में से दोगे फ्लड इरिगेशन के माध्यम से, देते समय उसमें दूध डालिए। जी ओम। जी ओम। बहुत अच्छा सर। अब वर्मा जी का हैंड रेस है, तो मैं वर्मा जी को बुलाता हूँ कि वो अपना ओम सदन को सादर प्रणाम। आज योगशाला तो बहुत विशेष रही और बहुत विशेष आज की जो चर्चा चल रही है उसके लिए मैं संतोष सर को प्रणाम करता हूं। सर मैं ये पूछ रहा था कि हम जो नवधान आटा बनाकर जो स्लरी बनाते हैं तो उसको हम कितने दिन तक यूज कर सकते हैं एक बार बनाने के बाद? एक्चुअली हम लोग बनाने के 8 दिन बाद में उसको उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन मान लो अगर वो 2 साल पुरानी भी है तो आप 2 साल बाद भी वह चीज उपयोग में ला सकते हैं। सिर्फ लाने से पहले आपको उसको छानना है, और छानने के बाद में उसको फिर से, अगर मान लो साल भर पुराना है तो उसको छानने के बाद में उसमें आपको यही सप्तधन आटा थोड़ा और डाल के एक 8 दिनों तक रखना है और फिर आप यूज कर सकते हो। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर। दादू का हैंड रेज है, मैं दादू को बुलाता हूँ। दादू हमें। जी ओम सर। सर एक चीज हम जो मतलब जब हम चावल का जो सॉलिड खाद बना रहे थे उस समय हम एक चीज समझ में नहीं आई थी कि 1 लीटर ट्राइकोडर्मा फार्मूलेशन लेना है। ये फार्मूलेशन से हम समझ नहीं पा रहे थे ये कैसे है, क्योंकि जब हम उनसे कहा क्या ये मदर कल्चर वाला ले लें या जो बना हुआ वो ले लें, तो दीपक जी ने मना किया था। फार्मूलेशन को थोड़ा समझाएं सर तो हम स्पष्ट हों। एक्चुअली फॉर्मुलेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप आपके खुद के खेतों में यूज कर रहे हो तो आप सभी को एक ml भी फॉर्मुलेशन नहीं लगता है। मेरा ये सिंपली मानना है, जो नवधान आटा है वह नवधान आटा शक्कर उसी प्रमाण में 20-20-20 के प्रमाण में, या जो मीडिया है वह 20-20 के प्रमाण में, जैसा 20 ग्राम मीडिया, 20 ग्राम पानी, 20 ग्राम शक्कर और 20 ग्राम ये जो सप्तधान आटा है वह डाल के 1 लीटर पानी डाल दीजिए और उसको उबाल लीजिए, जैसा हम लोग चाय उबालते हैं, और उसको ठंडा करके यही ट्राइकोडर्मा उसमें डालिए। वही आपका फॉर्मुलेशन और मीडिया हो गया। आप जो भी किसान भाई खुद के घरों में बना रहे और खुद के लिए यूज कर रहे, उन्हें फॉर्मुलेशन की जरूरत नहीं है। जी, तो सर ये फार्मूलेशन जैसे कोटिंग कर रहे हैं तो उन्होंने हमको बताया पहले CDM ऑयल का करेंगे, काला पाउडर करेंगे, नवधान आटा का करेंगे, और चौथे नंबर पर ये इसको उन्होंने बताया था। तो अब इसको हम इसी से कर सकते हैं। तो और जैसे आप कह रहे अपने लिए कर रहे हैं और बाहर के लिए कर रहे हैं, तो फिर अगर फार्मूले हमें किसी को अगर देना है तो हमें फॉर्मुलेशन लगना ही है, क्योंकि जब हम लोग इस जैसा सप्ताधान आटा, मीडिया और शक्कर के साथ में इसको जब डालते हैं तो वो गैस डेवलप करता है और वो बोतल फट जाती है। तो वो ना फटे उसके लिए यह फॉर्मुलेशन लगता है। और जी 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 लेकिन वह जो फॉर्मुलेशन है वो फॉर्मुलेशन भी 1 एकड़ के लिए सिर्फ 50 ml लगता है। जी जी जी। बहुत अच्छा सर, और बहुत अच्छी जानकारियां मिली। अब मैं अनिल सर जी को बुलाता हूं कि वो हमें और अपने क्वेश्चन। प्रणाम सर को प्रणाम। आपसे पूछना चाहता हूँ कि आजकल ये हमारे ब्लॉक में है, उसमें ट्राइकोडर्मा और ब्यूवेरिया के पाउडर मिल रहे हैं, क्या वो हम लोगों के लिए लाभ? एक्चुअली मेरा ये कहना है कि पाउडर के जगह अगर लिक्विड मिले तो बहुत अच्छा। और मैं पवन जी से विनंती करूंगा, पवन जी आप थोड़ा क्योंकि मुझे अनिल राय जी की जो गाजीपुर और ये जो एरियाज है वहाँ की मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है,
पर आप थोड़ा गाजीपुर के आसपास में कौन सी कंपनी है जो अच्छे से यह बिवेरिया या मेट्राइजियम देती है, या कोई कृषि विज्ञान केंद्र है या कोई यूनिवर्सिटी है, तो आप थोड़ा सा उन बारे में चर्चा करें, क्योंकि लिक्विड फॉर्म का मेटाराइजियम बिवेरिया होना बहुत ज़रूरी है। और पाउडर में प्रॉब्लम होता है, हम लोग इसके बारे में चर्चा आने वाले समय में करेंगे कि क्यों लिक्विड चाहिए और पाउडर क्यों नहीं। जैसा अभी गणेश जी ने कहा है कि आईपीएल इंटरनेशनल पनाशिया लिमिटेड करके जो कंपनी है, उनका अगर आप लेवे, और एक अगर इंटरनेशनल पनाशिया में मिलता है तो मेरे एक मित्र है, मैं आपको उनका नंबर देता हूँ, बट ही इज फ्रॉम झारखंड, तो उनके माध्यम से अगर कुछ आपको मिल पाए, क्योंकि आईपीएल में वो काम करते थे, तो अनिल जी को मैं नंबर भेज दूंगा। मेरे मित्र ही है, आप उनसे बात कर लेना, अगर उनके माध्यम से अगर वो मिल जाए, क्योंकि ये आईपीएल के जो प्रोडक्ट्स है वो भी अच्छे होते हैं। जी ओम। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर चौहान। मैं भुवनेश्वर राय और अनिल राय जी आपस में बातचीत कर लें तो कुछ चीज का समाधान हो सकता है। जितने भी तरह के विकल्प हैं सारों को ट्राई करिएगा। अलग अलग कंपनीज के भी कई बार प्रोडक्ट्स कभी अच्छा रहता है, कभी नहीं रहता है, कई सारे उसके फैक्टर्स रहते हैं। केवीके को भी ट्राई करें, और इसको अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो उसकी उपयोगिता जो हुई है, उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसका भी मेरा अनुरोध रहेगा कि इसको यहाँ पर शेयर करें हमारे इस फोरम में, योगाहार में। आने वाले दिनों पर जब समीक्षा करेंगे तो कृपया इन चीज़ों का जो हमारा फील्ड लेवल पर ट्रायल हुआ है, उसके एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उसके हमारे अनुभव आए हैं, उसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो स्थानीय स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्वक उपलब्धता रहे, इसकी तरह हमारा सबका ध्येय है। इस फार्म लैब का भी ध्येय आत्मनिर्भरता को बढ़ाना और गुणवत्ता युक्त चीजों को, उत्पादों को उपलब्ध कराना है। जी धन्यवाद। जी सर, बहुत अच्छा। और अभी गणेश सर जी का हैंड रेस हुआ था, अगर उनका कोई क्वेश्चन है, फिर मैं डॉक्टर दुबे जी और गौड़ साहब को बुलाता हूँ। एक्चुअली गणेश जी का एक सवाल था, फॉर्मुलेशन क्या होता है। एक्चुअली ये जो फॉर्मुलेशन होता है, यह डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि जो सनलाइट होता है, जो पानी हम लोग यूज करते हैं, उसका जो पीएच होता है, और जैसा मिट्टी में जाने के बाद में या पौधे पे छिड़काव होने के बाद में वहां पे वह चिटका हुआ होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए। तो अल्ट्रावायलेट रेज का स्टेबिलिटी, टेम्परेचर का स्टेबिलिटी, पीएच का स्टेबिलिटी और एडसॉर्प्शन स्टेबिलिटी। एडसॉर्प्शन का मतलब होता है कि वह पौधे पे छिड़काव होने के बाद में कुछ समय तक पौधे पे रहना चाहिए। और हम लोग उसका जो प्रयोग होता था, हम लोग जैसा टिश्यू पेपर टाइप पेपर्स मिलते हैं, उस पेपर को तुअर यानी अरहर जो होती है, अरहर, तो अरहर के पत्तों पे हम लोग स्टेपलर की पिन से चिटकाते थे, और उस पेपर पर छिड़काव करने के बाद में वो पेपर हम लोग लैब में लाते थे और उसका एनालिसिस करते थे कि हमने जो मेटाराइजियम छिड़काव किया है वह पत्तों पर स्क्वायर सेंटीमीटर कितना गया है। तो यह जो फॉर्मुलेशन है, यह फॉर्मुलेशन स्पेसिफिकली कीड़े के ऊपर जाएगा तो वहां पे कितना मेट्राइजियम रखता है, या पत्तों पे जाएगा तो कितना रहेगा। थोड़ा सा इस चीज पे भी, यानी ये जो सवाल है, इस सवाल के ऊपर मेरे साथ में एक कलीग थी हमारे नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में, जिसने पीएचडी किया है, यानी सिर्फ इस एक सवाल के ऊपर उस बंदी का 7 साल का रिसर्च है। तो आने वाले समय में हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि एक छोटा सा सवाल है, लेकिन 7 साल वह काम करती रही। और हमारे जो सर है वो पिछले यानी ऑलमोस्ट 1985 से इस सब चीजों पे काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरल प्रश्न नहीं है, बहुत गहनता है इसमें। जी ओम। जी सर, बहुत अच्छा। अब मैं डॉक्टर रोशन लाल सर जी को बुलाता हूँ। जी सर। धन्यवाद।
आदरणीय डॉक्टर साहब से ये प्रश्न था। एक्चुअली में डॉक्टर साहब जो अपना ये अपने जितने भी बायोडाइजेस्टर बने हैं, चाहे वो अपना मेरठ का हो या इनका IRI का, इनमें क्या मेजर कौन सा वो होता है, मतलब हमारे बैक्टीरिया या फंगल जो ऑर्गेनिज्म है कौन से मेजर वो है। और दूसरा ये क्या हम जो अर्बन जो वेस्ट है उसके लिए सबसे बेस्ट क्या काम करेगा जी। बायोडाइजेस्टर में सुडोमोनास मेजरली मिलते हैं और अनएरोबिक कुछ बैक्टीरियाज होते हैं स्पेसिफिकली जो कम ऑक्सीजन में डेवलप होते हैं, पर मेनली सुडोमोनास जैसी कुछ स्पीसीज है। मैं आपको एक आने वाले मुझे सिर्फ याद देना, मैं आपको एक रिसर्च पब्लिकेशन बायोडाइजेशन पे है या कुछ एक PPT भी है, मैं होपफुली ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो वह सब चीजें, और जो भी अर्बन का वेस्ट है बायोडाइजेस्टर ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि बायोडाइजेस्टर इसी वजह से हर सोसाइटी में भी अभी कंपलसरी किए हैं। उसके बाद में अलग अलग जैसा जो सब्जी मंडी होती है उस सब्जी मंडी में भी यह बायोडाइजेस्टर होना बहुत ज़रूरी होता है। आने वाले समय में ये सारी चीज़ें हमें दिखेगी, क्योंकि जो कचरा मंडी का है वो जो फिर वेस्ट डिपो पे जाता है तो वह मंडी के मंडी में ही उसको डिकम्पोज किया जाए। किचन का जो वेस्टेज है वो अर्बन में ना जाए, वो घर में ही कैसा डिकम्पोज किया जाए या सोसाइटी में कैसा किया जाए, उसके ऊपर आने वाले समय में बहुत बड़ा काम होगा। तो आने वाले समय में ये सारी चीजें पता चलेगी। जी बहुत अच्छा सर, और बहुत गहन जानकारी मिली सर। मैंने एक छोटा सा प्रैक्टिकल किया था कि जो अपने यहाँ अच्छी सड़ी हुई खाद है गोबर की, उसको थोड़ा सा जैसे पानी में घोल के उसका पानी लिया और उसमें सप्तदाना और अपना जो काला पाउडर है सर वो डाला था, तो उससे डिकम्पोजर टाइप की कोई चीज बनी होगी, मेरे को ऐसा लगता। और बहुत अच्छी बनी और बहुत अच्छे से उसने दूसरे कचरों को गलाया, तो ये भी एक देखा सर। बराबर। अब मैं राकेश गौर जी को। जी सर। नहीं, एक्चुअली आपने जो कहा है वो एकदम सही है। यानी मुझे परसों एक चीज और पता चली, जैसा अभी वेस्टर्न कंट्रीज में जो टॉयलेट्स होते हैं, जैसा वहां पे फ्लश की सुविधा होती है, लेकिन कुछ कुछ देश है कि विदाउट वाटर भी टॉयलेट होते हैं। और इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और उससे भी जो खाद बनती है, खाद के भी महत्व क्या है। और ये जो आपने कहा है सिर्फ कोई भी चीज में पानी डालने से, यानी कौन से चीज में पानी डालना है और किस में नहीं डालना है, इसका भी एक महत्व है। आने वाले समय में हम लोग समझेंगे। जी बहुत अच्छा। अब राकेश गौर जी को बुलाता हूँ कि वो आमे और आज का समापन भी करें। ओम जी, सर मेरा फार्मूलेशन भी प्रश्न था कि फार्मूलेशन ये आपने जो 200 ग्राम का फार्मूलेशन था 200 ग्राम पे डालने का बताया था। बाकी ये जैसे मान लीजिए हम 1 लीटर अपना मल्टीप्लाई जो किया हुआ ट्राइकोडर्मा ही ले, तो ट्राइकोडर्मा में अगर 1 लीटर खेत में डालते हैं तो उसको अपन एक एकड़ पे डालने हैं कि उसको ज्यादा भी डाल सकते हैं। दूसरी बात, उसमें फार्मूलेशन का कितना उसमें ml में डालना चाहिए, बस यही पूछना चाह रहा था। नॉर्मली अगर आप 200 ml का जो जैसा आपका डिब्बा बनता है तो 200 में 200 ml फॉर्मुलेशन डालना होता है, तो टोटल आपका 400 बनता है। लेकिन ये जो 400 ml बना है वह 4 एकड़ का है, तो इसका मतलब 1 एकड़ के लिए सिर्फ 50 ml ही फॉर्मुलेशन लगता है, 50 से ज्यादा ना लेवे। और बाकी यानी इस फॉर्मुलेशन के बारे में हम लोग जैसा यही कह पाएंगे कि यह अगर हमें किसी को देना है तभी लगता है, आप ना लीजिए। यानी अगर आप खुद ही आपके खेतों में आप यूज कर रहे हो तो इसको ना यूज करें तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी बहुत वाटर पे सर 1 लीटर सर ट्राइकोडर्मा पे जैसा अपन डालते हैं तो उस पर कितना डालना चाहिए सर, 1 लीटर ट्राइकोडर्मा पे? नहीं, एक्चुअली जो जैसा हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं सप्तदाना आटा, नवदाना आटा या मीडिया से या शक्कर से,
तो नॉर्मली 200 ml का जब 2 लीटर होता है तो वो 2 लीटर 1 एकड़ के लिए बहुत हो गया। 2 लीटर से ज्यादा की जरूरत नहीं है, पर छिड़काव जब करते हैं तो छिड़काव में 2 लीटर भी नहीं लगता है, तो 1 लीटर या आधा लीटर में भी काम हो जाता है। जी और अब